डिवीजन स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के लास्ट पार्ट में सब टॉपिक्स 8, 9, 10 और 11। जो सब टॉपिक 10 है उसको मैंने लास्ट में डिस्कस किया है, रीजन भी कि वो आर्कियोलॉजिस्ट पे बेस्ड है और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स पे बेस्ड है। उसकी थोड़ी सी हमें डिटेल्स करने की ज़रूरत है। और जो सब टॉपिक 8, 9 और 11 है वो हमारे पुराने मतलब बाकी चैप्टर से रिलेटेड है। एक तरीके से आप समझ लो उन्हीं का कंक्लूजन है। ये बहुत सिंपल सिंपल से फैक्ट्स हैं जो जिस पे हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सब टॉपिक 8 है, अब इसमें एक हमें टॉपिक दिया हुआ है एंशिएंट अथॉरिटी। ऐसा लगता है हमारे जो फाइंड्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे तो उसे देख के लगता है, फाइंड्स देख के जो पूरे के पूरे जो आर्कियोलॉजी में उनके जितने भी साइट्स को इन्होंने मतलब एक्सकवेट किया है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो यूनिफॉर्मिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिफरेंट साइट्स में, आर्टिफैक्ट्स की कह लीजिए, सील्स की कह लीजिए, ब्रिक्स की कह लीजिए कि ब्रिक्स का एक स्पेशल रेशो होगा 4:2:1, वो ही रेशो रहेगा पूरी हड़प्पन साइट्स में। और यूनिफॉर्मिटी इन वेज, जैसा कि हमने अभी लास्ट सब टॉपिक में लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे डिस्कस किया ही था, जिस तरीके से ये यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है कि, और इनफैक्ट अगर आप टाउन प्लानिंग देखो तो इतनी अच्छी है, ज़बरदस्त है, ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई है, ग्रिड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और इतनी सारी भी हज़ारों में जो ये हड़प्पन साइट्स हैं वो सारी की सारी अगर वो फॉलो कर रही हैं, और सील्स देख देख के अगर हमें लगता है कि वो एक सील्स जो है वो हड़प्पन सील्स, मतलब पता चलता है कि अच्छा ये हड़प्पन सील्स है, मतलब ये इन साइट्स में से किसी एक जगह की वो एक मतलब इस जो सील है वो हर जगह जैसे यूज हो रही है, इस मतलब वही सील्स हर जगह बन रही हैं या यूज हो रही हैं। तो उसे देख के ऐसा लगता था कि जैसे इतनी यूनिफॉर्मिटी जो है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई एंशिएंट अथॉरिटी या एक कोई सिंगल मतलब अथॉरिटी हो जिसके गाइडेंस में ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, ऐसा लगता है। प्लस हमें एक मोहनजोदारो से जो स्टोन स्टैचू मिला है उसे देख के एक टर्म यूज की गई है प्रीस्ट किंग। अब प्रीस्ट किंग कहीं हड़प्पन की स्क्रिप्ट में तो लिखा नहीं है क्योंकि वो डिसाइफर नहीं हुई, तो उसमें कुछ लिखा नहीं, हम नहीं जानते वो बेसिकली क्या है। लेकिन ये जो टर्म प्रीस्ट किंग यूज की गई है, प्रीस्ट किंग इसलिए यूज की गई है क्योंकि जब हमने मेसोपोटामियन हिस्ट्री पढ़ी थी तो सुमेरियन स्क्रिप्ट जो थी, सुमेरियन स्क्रिप्ट में प्रीस्ट किंग एक टर्म यूज की गई थी, और उससे मिलता जुलता जो हमें स्टोन स्टैचू मिला है मोहनजोदारो में, हमने उसी से रिलेट कर दिया। अब आर्कियोलॉजिस्ट का तरीका क्या होता है, दे मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। अब आज के डेट में हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो कल्चर है, जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं, या रहन सहन है, कल्चर है, माइंडसेट है लोगों का, उससे हम लोग जाते हैं। उससे एक तरीका होता है कि हम उससे कहीं ना कहीं पास्ट को रिलेट करते हैं कि कहीं उस जमाने में ये रिलीजन तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पास्ट से रिलेट करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने, अगर एक जगह एक फाइंडिंग हमें मिलती है, जैसे अगर मेसोपोटामिया में हमें कुछ उस टाइम पे मिला है तो हमने नोन फैक्ट है वहां पे, ये तो वहां तो नोन है कि ये प्रीस्ट किंग एक अथॉरिटी, मतलब एक प्रीस्ट किंग था। तो उससे मिलता जुलता अगर कोई आर्टिफैक्ट हड़प्पा में मिलता है तो ये ऑब्वियस थिंकिंग है आर्कियोलॉजिस्ट की कि कहीं ये भी कोई प्रीस्ट किंग जैसी पर्सनालिटी तो नहीं थी हड़प्पा में, कहीं ऐसा तो नहीं। बट हर जगह यही है कि कंसेप्ट्स हैं, मतलब हम कुछ भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पा रहे हैं या स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट जो कि डिसाइफर नहीं हो पाई है, जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थी हमारी एंड ऑफ सिविलाइजेशन। हमारा सब टॉपिक 9 बात करता है कि भाई सिविलाइजेशन का एक एंड हो जाता है। हमने अभी जैसे इस चैप्टर में फोकस किया है मैच्योर हड़प्पन फेज का पे। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जब वो सिविलाइजेशन के पीरियड के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद होता क्या है, हम नोट करते हैं कि बहुत सी हड़प्पन साइट्स जो हैं वो अबैंडन हो रही है, मतलब लोग वहां से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब बड़ी सारी थ्योरीज इसमें आई। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आई, मतलब कि जो अब जो एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर होता था हड़प्पन इसका हड़प्पन कल्चर का, जैसे कि जो टाउन प्लानिंग है, जैसे सिटाडेल है या लोअर टाउन है, ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ बड़ा प्रॉपर, बड़ा ऑर्गेनाइज सा सिस्टम है।
और आर्टिफैक्ट्स का एक तरीका है वो टेक्निकली वो बहुत एडवांस्ड है, और एक बिल्कुल ही आप कह लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू अदर साइट्स जो उस टाइम पे थी, जो हड़प्पन के एरिया से अलग थी। उनसे कंपैरिजन में इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो कहीं बेहतर था। जैसे हम कह सकते हैं कि ये सिटीज़ में रहते थे, बाकी जो साइट्स को अगर आप कंपेयर करें तो जैसे वो विलेजेस में, और ये टाउन या सिटीज़ में रहते थे। अब एंड ऑफ सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि इन्हीं एरियाज में हड़प्पन साइट्स को ही बहुत ज़्यादा अबैंडनमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इन्हीं साइट्स में डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स जो बहुत ही अच्छे अच्छे, जैसे शेल बैंगल्स या मतलब लैपिस लजुली बीड्स, और ये सारी जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी, या बहुत ही लग्जूरियस आइटम्स या बहुत ही टेक्निकली एडवांस आइटम्स बनते थे, हम ये देखते हैं कि अब इनकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। टेक्निक डिटीरियोरेटेड, मतलब टेक्निकली आप जितने एडवांस हड़प्पन थे टेक्निकली उतनी एडवांस टेक्निक्स का अब यू मतलब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और अचानक से ऐसा लग रहा है कि जैसे टाउन या सिटी से जो रहने का तरीका था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, अब वो वे रूरल वे ऑफ लाइफ हो गई है, मतलब उसमें चेंज हो गया है। इंस्टेड ऑफ लिविंग इन सिटीज पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज, मतलब वो अब उसमें घर बन रहे हैं तो डिफरेंट तरीके के बन रहे हैं, रहन सहन वगैरह थोड़ा सा लो हो गया है। उन्हीं साइट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम हुई है, और मतलब जो सील्स थी, स्क्रिप्ट थी, बीड्स, पॉटरी, ये सब मतलब जो डिस्टिंक्टिव फीचर था हड़प्पन का वो डिसअपेयर होने लगी। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे ही काम चलाऊ टेक्निक, काम चलाऊ काम जैसे हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाद वाले पीरियड में ऐसा होने लगा था। अब ऐसा क्यों होने लगा था? अब इस पे बहुत सी थ्योरीज आई, और कोई भी थ्योरी पूरी की पूरी सारी की सारी साइट्स पे फिट नहीं बैठती है। ठीक है, अब थ्योरी क्या आई? हो सकता है कि भाई रिवर ने अपना कोर्स बदल लिया, हो सकता है कोई क्लाइमेटिक चेंज है, कईयों ने कहा कि भाई फॉरेन इन्वेजन है। भाई कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं, कुछ साइट्स पे मिला है कि भाई कुछ किसी तरीके का स्ट्रगल तो हुआ है। ठीक है, कोई लड़ाई वड़ाई हुई या कुछ पॉलिटिकल स्ट्रगल हो सकता है हुआ हो, ऐसे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि स्केलेटल रिमेन्स में थोड़ी सी चोटों के निशान मिले हैं कुछ बरियल्स में। ठीक है, लेकिन ये चीज सारी साइट्स के लिए फिट तो नहीं बैठती, ऐसी यही चीज हर जगह तो नहीं जाती। ठीक है, फिर कहीं किसी ने लिखा है कि भाई फ्लड्स आ गई। अब फ्लड हर साइट में नहीं आई है, ऐसा हर साइट के लिए नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ साइट्स में फ्लड्स की वजह से लोगों ने छोड़ दिया हो सकता है कुछ एरियाज में कुछ मतलब पॉलिटिकल टसल हुआ हो, कुछ स्ट्रगल हुआ हो, उस वजह से साइट्स छूट गई हों। तो इस तरह की बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं, बट बेसिक बात यह है कि यही साइट्स जो थी ये थोड़ी सी कम हो गई थी। थोड़ी सी टेक्निकली हमारा टेक्नोलॉजी आप देखोगे, टाउन प्लानिंग देखोगे, इन सब में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया था। जो बड़े डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है, वो सारे फीचर्स जो हैं वो अब हटने लगे थे। ठीक है, अच्छा, अब सब टॉपिक 11 प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब हमें सबसे ज़्यादा परेशानी बार बार जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात की आती है कि भाई हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए हम कुछ भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हैं। आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं तो इतना पता चल रहा है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ किया था। कि अच्छा मतलब अगर आपको कड़छी मिल रही है किचन के एरिया में तो इसका मतलब कड़छी का इस्तेमाल होता था। तो इस तरीके की चीज़ें तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, बट बहुत सी चीज़ें हैं आपके साथ अभी तक जितनी भी डिस्कस हुई हैं उसमें समझ आता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग नहीं बोल पाते हैं कॉन्फिडेंटली। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो, रुद्र एक टर्म है, यूज की गई है वैदिक टेक्स्ट में भी, और वैदिक एरा के बाद जो पीरियड आता है हमारा, के बाद जो पुराण लिखे गए हैं, पुराण बाद में लिखे गए हैं, तो उनमें भी ये वर्ड आता है रुद्र। अब जो पुराणों में शब्द ये रुद्र यूज किया गया है नाम, ये नाम भगवान शिव के संदर्भ में यूज किया गया है। ये भगवान शिव को पति भी कहते हैं। तो ये रुद्र, शिव, पशुपति, अगर आप पुराणों में जाएं तो ये तीनों एक ही भगवान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं।
ठीक है। लेकिन यही रुद्र जब वैदिक टेक्स्ट में आप पढ़ते हो, ये रुद्र वो रुद्र नहीं है जो शिव है, जो पशुपति है। इन इन ये मतलब ये रुद्र डिफरेंट है, ठीक है। और यही और अगर हमें जैसे एक सील मिलती है जिसमें एक यौगिक पोस्चर में कोई एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर है जो यौगिक पोस्चर में है और उसके आगे पीछे एनिमल्स हैं, तो एक टाइम आया था कि उस सील को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं हड़प्पन रिलीजन, मतलब मैंने कहा ना आर्कियोलॉजिस्ट मूव करते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, तो और ये अंदाजा लगाया जा रहा था उस सील को देख के कि यौगिक पोस्चर में बैठी हुई एक फिगर है, उसके आगे पीछे एनिमल्स हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे हड़प्पन रिलीजन में भगवान शिव की पूजा होती हो। लेकिन जब ज्यादा खोज की गई तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि देखो स्क्रिप्ट तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर आप कंपेयर करो कि वैदिक टेक्स्ट में जो रुद्र है और जो पुराणों में रुद्र है, उनमें इतना बड़ा डिफरेंस है कि भाई पुराण में जो रुद्र है वो भगवान शिव भी है, वो पशुपति नाथ भी है, ठीक है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव्स हैं कि भाई पशुपति हैं, योगी हैं, भगवान शिव हैं, अब ये रुद्र के 11 अवतार, ये सब जो है ये वैदिक टेक्स्ट में तो नहीं आया। वैदिक के जो रुद्र हैं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से हो सकता है ये जो सील है ये भगवान शिव की तरफ इशारा नहीं कर रही हो, ये उनकी तरफ इंडिकेट नहीं कर रही हो। हाँ, लिंग पूजन हो सकता है क्योंकि हमें लिंग फॉर्म में काफी सारी आर्टिफैक्ट्स कुछ मिले हैं हमें, हम उस पर देखकर कह सकते हैं कि हो सकता है उनका कुछ बहुत लाइक इम्पोर्टेंस रही हो। लेकिन हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं कि ये जो सील में फिगर दिखाई हुई है यौगिक पोस्चर में, ये वो भगवान शिव ही है। हो सकता है कोई शमन ठीक है, हो सकता है उस टाइम पे योग जानने वाले लोग हों, पर आगे पीछे एनिमल्स है तो हो सकता है शमन हो। अब हर चीज में हमें यही बोलना पड़ रहा है कि हो सकता है। अब एक सील ऐसी है जिसमें वन हॉर्न एनिमल जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, अब वो क्या है, ठीक है। काफी सारे फैक्ट्स हैं, हमने अप्रोच करने की कोशिश की हड़प्पन रिलीजन को एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने करने की कोशिश की है, बहुत सी थ्योरीज आई, एक्सेप्ट जो हुई कुछ नहीं हुई। इसी वजह से एक सब वेट कर रहे हैं कि एक बार स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाए तो हम ये जान पाए कि एग्जैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजन क्या था, वहाँ के तौर तरीके क्या थे, वहाँ का सोशल कल्चर क्या तरीके थे, ठीक है। तो यहाँ आके हमारा चैप्टर बेसिकली खत्म हो जाता है, बट यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जो 10th पॉइंट है, जो 10th सब टॉपिक है जिसे मैंने लास्ट में लिया है, वो है आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन। पहला जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो हमने इसमें हमारी बुक में तीन हैं जिनको हमने पढ़ना है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल एंड सर मॉर्टिमर व्हीलर। Alexander Cunningham is also known as the first Director General of Archaeological Survey of India। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से आर्कियोलॉजी इंडिया में आई, ठीक है। ही डेवलप्ड इंटरेस्ट फॉर इंडियन आर्कियोलॉजी। ये बेसिकली खुद आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये कोई प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये बेसिकली ब्रिटिश आर्मी में एक इंजीनियर थे जिनका इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी में डेवलप हुआ और जिन्होंने बड़े एफर्ट्स करके काफी सारी साइट्स एक्सकेवेट भी की हैं, ठीक है। और मेन इंटरेस्ट इनका था, मैंने ये पीरियड लिखा है 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी, एंड दैट मीन्स कि पोस्ट हड़प्पा, ठीक है। इनको हड़प्पा के बारे में कुछ नहीं पता था। ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि 6th सेंचुरी बीसी से पहले भी कोई पीरियड था या उसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इंडिया में है। इनफैक्ट इनके पास एक सील आई हड़प्पा पीरियड की, बट क्योंकि इनका पूरा का पूरा फोकस ये था कि जो इन्होंने चाइनीज पिलग्रिम्स के जो बुक्स थी उन्हीं उनके जो सोर्सेज थे उन्हीं पे फोकस किया, तो ही कुडंट थिंक कि भाई हड़प्पा या इस पीरियड से पहले भी कोई सिविलाइजेशन या कोई डिफरेंट कल्चर रहा होगा। तो इनका मेन इंटरेस्ट अलग पीरियड पे फोकस करता रहा और इनके पास जो सील आई वो ट्राई करते रहे लास्ट तक कि भाई इसको मैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कहीं पे फिट कर सकूं, वो सील फिट नहीं हो पाई एंड ही कुडंट थिंक कि इससे पहले का भी कोई पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम, और हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम की वजह से बीच में क्या हुआ था, इनको परमिशन लेनी पड़ती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे या आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन उस टाइम पे हो नहीं सकते थे। हम लोग बिल्कुल ही इनके अंडर, हम लोग बिल्कुल ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के
मतलब एक तरीके से हम उस टाइम पे तो फ्री नहीं था, फ्री नेशन तो नहीं था ना इंडिया, तो इनको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम की वजह से ही इंडिया में ये परमिशन आई और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर बने। और इनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी रही इंडियन, ठीक है इनसे एक पर्टिकुलर चीज़ मिस हुई है लेकिन इनकी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन रही है इंडियन आर्कियोलॉजी में। अब जो दूसरे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये हैं आपके प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल। ठीक है, सील्स डिस्कवर्ड एट हड़प्पा, इनकी वजह से इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने बताया है पूरी दुनिया को कि इंडिया में हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन थी, कंटेम्प्ररी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इंडिया में भी एक सिविलाइजेशन थी। और हाँ, इस वजह से पता चलता है कि उस टाइम पे इंडिया के ट्रेड रिलेशंस और बाकी सारी चीज़ें जो हमने सारे चैप्टर्स में पढ़ी, वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो इंडिया में उस टाइम पे थे। ठीक है, जैसे सील्स हमें हड़प्पा से मिली हैं, दयाराम साहनी ने देखा उन लेयर्स में जो कि उन लेयर्स से ओल्डर थी जो कनिंघम ने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन की हैं। उसी तरह की सील्स जब आपको मोहनजोदारो में मिली, रखालदास बनर्जी ने जब बनाई, तो ये बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स 1924 में जॉन मार्शल जो कि तब डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मेजर ड्रॉबैक इनका क्या था? ठीक है, इनके ये मेजर कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक चीज़ है, लेकिन मेजर ड्रॉबैक क्या है? स्ट्रैटिग्राफी को इन्होंने इग्नोर किया। स्ट्रैटिग्राफी बेसिकली क्या होती है, आसान शब्दों में आप समझिए, इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स। इसका मतलब जो आपकी जो लेयर्स है, बेसिकली स्टडी ऑफ लेयर्स। जो इतने साल पुराना सामान है, सामान जो उस टाइम पे 6000, 5000, 10,000 या मैं कहती हूँ चलो 20 साल पुराना भी कोई सामान हम इस्तेमाल करते होंगे, तो वो नीचे लेयर्स में दब रहा होता है कहीं ना कहीं ज़मीन पे। जितने नीचे लेयर होगी उतना पुराना टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब स्ट्रैटिग्राफी होती है कि आप उस लेयर को, उस टाइम पीरियड की उस लेयर को स्टडी करो, उसमें से जो डिपॉजिट्स निकले उनको निकालो, स्टडी करो और फिर उसके बारे में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इन्होंने क्या किया था, स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर किया था। पहली चीज़ ये होती है कि जो स्ट्रैटिग्राफी है ना, उसका एक रूल होता है। ठीक है, उसका रूल ये होता है कि आपको ये जो लेयर्स बनी हुई है ना, ये देखो आप, ये जो लेयर्स है थोड़ी सी ये डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ी सी ना ये जो लेयर्स होते हैं ये डिफरेंट होती हैं, ये देखो आप। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिंपली हॉरिजॉन्टली इन ऐसे ऐसे करके समझ लो आप यूनिट्स बना दी हॉरिजॉन्टली, और इनको एक्सकेवेट करके जो सामान एक लेयर में मिला, ये सारा का सारा समझो, ये सारा जो इस लेयर में मिल रहा है सारा का सारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डाल दिया। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या गलत था? ठीक है, अब इसमें क्या गलत था? इसमें ये गलत था, इसमें ये गलत था कि स्ट्रैटिग्राफी का एक रूल होता है। रूल ये कहता है कि जो आपकी ये लेयर है इट विल हैव अ फेदर एंड, मतलब यहां से चौड़ी, आप एनसीईआरटी में भी देखना चौड़ी, एंड फेदर एंड मींस यहां आखिर में आते आते हॉरिजॉन्टली पतली हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस एरिया में जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का सामान मिल रहा है बस वही आप एक ग्रुप में डाल सकते हो, मतलब एक टाइम पीरियड का सामान आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा। अब अगर यहाँ पे कुछ मिल रहा है वो अलग टाइम पीरियड का होगा, ये बेसिक रूल है स्ट्रैटिग्राफी का। और इससे इसीलिए अब ये रूल तो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने नहीं है, लेकिन बेसिक रूल ये है कि फेदर एंड, मतलब फेदर एंड इसलिए कहा क्योंकि फेदर जैसा लग रहा है ना, जैसे किसी पंछी का पर हो, तो फेदर मतलब यहाँ से चौड़ी होगी वो लेयर, जैसे कोई सामान दबा हुआ है एक टाइम पीरियड का, वो यहाँ से चौड़ी होगी लेयर और यहाँ पे आते आते पतली हो जाएगी। ठीक है, तो फेदर एंड होना चाहिए। और भी बहुत से रूल्स हैं पर ये हमारे जो मिला हुआ है इस वक्त हमें, इस वक्त जो हमें हमारी बुक में मिला हुआ है हमें टॉपिक, जो हमारा एक्सप्लेन किया हुआ है जो डायग्राम है उसके हिसाब से बस आप यही रूल सामने याद रखना। ठीक है, तो ये चीज उनसे इग्नोर हुई, जो सामान इस लेयर में है बस वही एक पीरियड का है। अगर आप इसके नीचे गए और उस समय उस पर्टिकुलर रिमेन को आपने इस टाइम पीरियड के साथ फिक्स कर दिया तो फिर वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीज इनसे इग्नोर हुई थी। ठीक है, अब सर मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है, ये इनका भी मिलिट्री का बैकग्राउंड था एंड ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, क्योंकि इन्होंने
पूरी मतलब हर चीज में जैसे इनका एक एटीट्यूड था, देखो एटीट्यूड से भी बड़ा फर्क पड़ता है कि बंदे का कंट्रीब्यूशन क्या है। इनका एटीट्यूड था कि जो काम करना है पूरे ध्यान से, पूरी गहराई में, पूरी परफेक्शन होनी चाहिए। ही ऑल्सो हैड मिलिट्री बैकग्राउंड, तो उनके बिल्कुल ऐसा माइंडसेट कि परफेक्ट होना चाहिए, तमीज से होना चाहिए और बिल्कुल तरीके से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने, इनका पहला कंट्रीब्यूशन यह है कि इन्होंने फॉलो की स्ट्रेटिग्राफी, यानी कि सर जॉन मार्शल से जो गलत हुआ उनको इन्होंने किया करेक्ट, ठीक है। ही फॉलोड स्ट्रेटिग्राफी। डायरेक्टर जनरल थे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1944 में। और तब से, और इन जो ये हमने जो अभी 12th स्टैंडर्ड में ये जो 3 आर्कियोलॉजिस्ट पढ़े हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन पढ़ी है, बेसिकली इनका मतलब ये है कि इनके ही एफर्ट्स थे। इन्होंने लेटर्स लिख लिख के, मतलब गवर्नमेंट का बीच में ये हाल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि उन्होंने कहा नहीं भैया हम ये एक्चुअली कि बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो ठीक है इंडिया की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हमने ज़्यादा फंड्स नहीं देने। तो बीच में एक बिल्कुल स्टैग्निंग पीरियड भी आ गया था इंडियन आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो एक्सकवेशन उस टाइम पे हो रही थी। पर ये इन 3 इस तरह के आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनके एफर्ट्स, रिपीटेड एफर्ट्स, और मतलब लेटर्स लिख लिख के किसी तरह से गवर्नमेंट को कन्विंस करना, स्टैग्नेंसी भी आई, बीच में रुका भी आर्कियोलॉजी का काम, फिर भी इन लोगों के एफर्ट्स रहे। तो इस तरह के लोगों के, इस तरह के आर्कियोलॉजिस्ट की एफर्ट्स की वजह से ही काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स मतलब इंडिया में उस टाइम पे पॉसिबल हो पाई हैं। मतलब अगर सर जॉन मार्शल ने नहीं डिक्लेयर किया होता तो दुनिया को पता ही नहीं होता कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कोई चीज़ है। और जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कई ऐसी टेक्निक्स हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं जो बाकी पूरे, मतलब आप कह सकते हैं कि बाकी पूरे उसमें आप देखिए कंपेयर, जैसे फैंस बीट्स थे तो बाकी उस टाइम पे बाकी एरियाज में वो टेक्निक्स नहीं लोग जानते थे जो हड़प्पन्स जानते थे। फॉर एग्जांपल फैंस बीट्स जो नॉर्मली अगर आप गूगल करो, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक पर्टिकुलर कलर के मिलेंगे, लेकिन अलग अलग मेटल्स के साथ मिला के हड़प्पन्स को ये तरीका आता था कि उसका डिफरेंट कलर क्या होगा, ठीक है। स्टीएटाइट के माइक्रोबीट्स, उसकी टेक्नोलॉजी तो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को समझ ही नहीं आई। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली भी कोई सिविलाइजेशन इंडिया में थी, ये अगर पता चला है तो ये इन आर्कियोलॉजिस्ट की बदौलत, इनके एफर्ट्स की बदौलत हमें पता चला है। और फिर देखिए उसके बाद ये देखिए सिंस 1980s ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी चीज होगी तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। एक अगर आप हायर स्टैंड, अगर आप कभी हिस्ट्री ऑनर्स लोगे तो पढ़ोगे, किनॉयर का नाम बहुत पढ़ोगे, डेल्स का नाम पढ़ोगे। किनॉयर ने भी बहुत काम किया। मतलब इसका मतलब ये है कि बाहर से और आर्कियोलॉजिस्ट और बहुत स्कॉलर्स आए इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए, एक्सकवेट करने के लिए, और इसमें लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट हुआ। और इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ कि और डेवलपमेंट्स हुई, हमारे बारे में लोगों को और पता चला, और हमें भी इनफैक्ट अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में और पता चला। हाँ ठीक है, एक चैप्टर ज़रूर ऐड हो गया, नो डाउट, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे सब टॉपिक 10 के, ठीक है। तो अब ये चैप्टर आज हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, सेकंड चैप्टर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगी। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। तो आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।